नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कुमाऊं के दौरे पर हैं और वो आज जोराहट से होकर आदि माउंट के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्य चौक पर लोगों के अभिवादन भी स्वीकार किए और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन जगह जगह पर तैनात रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 नवंबर को हरिद्वार का दौरा करेंगी। वो पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भी भागीदारी करेंगी। ऐसे में राष्ट्रपति के आगमन से पहले हरिद्वार प्रशासन अलर्ट मोड पर यह नजर आ रहा है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रविंदर सिंह डोभाल ने हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक का बारीकी से निरीक्षण किया है। पतंजलि विश्वविद्यालय परिसर से लेकर पूरे रूट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और प्रशासन ने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। कि जो मैं अभी प्रोटोकॉल से अभी जो प्लान प्राप्त हुआ है उसी क्रम में 2 तारीख को जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का जो प्लान है पतंजलि यूनिवर्सिटी में, उसके क्रम में आज यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और जो कार्यक्रम की रूपरेखा उसके क्रम में निरीक्षण किया गया है और प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसमें प्रोटोकॉल के अनुसार लगातार इसमें तैयारियां की जाएंगी और कार्यक्रम से 1 से 2 दिन पहले इसका प्रॉपर रिहर्सल आदि कार्रवाई की जाएगी। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आगामी दौरे को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज स्थलीय निरीक्षण मेरे और जिलाधिकारी द्वारा किया गया है और जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं उनको देखा गया है, किस तरीके से अरेंजमेंट्स किए जाने हैं उसी को ध्यान में रखते हुए इस दौरे को रखा गया है। आगामी 3-4 दिन महत्वपूर्ण है और हम लोग पूरी तैयारी से इसमें जुटे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आगामी महामहिम का दौरा अच्छे माहौल में और अच्छे तरीके से संपन्न किया जाए। सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनका निरीक्षण किया गया। इसी के अनुरूप जो हमारे ड्यूटी चार्ट्स हैं, ड्यूटी को बनाया जाएगा, उसी के अनुरूप ड्यूटी को लगाई जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत थलीसैंड क्षेत्र के प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने उप जिला चिकित्सालय के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। वहीं राजकीय चिकित्सालय थलीसैंड पहुंचकर भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डॉक्टर रावत ने राजकीय महाविद्यालय में निर्माणाधीन छात्रावास, खेल मैदान, बाउंड्री वॉल सहित अन्य कार्यों का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता समय से सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष पर अधिकारियों संग विस्तृत चर्चा की है। ऐसे में बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए और ग्रामीणों को जागरूक भी किया जाए। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने विकासखंड थलीसैंड के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह जो आयोजित किया गया उसमें भाग लिया, जिसमें प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं डॉक्टर धन सिंह रावत ने थलीसैंड ब्लॉक मुख्यालय में आयोजित कैन्योर थलीसैंड पेयजल पंपिंग योजना का भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं थलीसैंड निवासियों को और कैन्योर निवासियों को जो हमारे यहाँ पे नगर पंचायत बनी है उनको दीपावली की भी, भैया दूज की भी आज हमने बधाई दी है। और बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार के द्वारा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और मेरे द्वारा यहाँ पे लगभग 27 करोड़ रुपए की एक योजना का आज हमने भूमि पूजन किया है। और अब घर घर पानी देने के लिए हमने एक बड़ी योजना यहाँ के लिए लाए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जब से हमारी सरकार आई है और जब से मैं यहाँ का विधायक बना हूँ, हमने विकास के कामों की कोई कमी नहीं रखी है। आप देख रहे हैं कि अब थलीसैंड को हम उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं, उसके जो है हमने पैसे अब मुक्त कर दिए हैं, उसका टेंडर भी हो चुका है और बहुत जल्दी हम उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं। हमने आपने देखा होगा कि चौथान की रोडों के लिए, थलीसैंड की रोडों के लिए, यहाँ हर प्रकार के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज में भी गरीब बच्चों के लिए हम हॉस्टल बना रहे हैं। यहाँ पे विज्ञान संकाय बन के तैयार हो गया है, यहाँ का फील्ड बन के तैयार हो गया है,
यहाँ पे बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में हमने किताबें दे रखी हैं, और इतना ही नहीं, इंटर कॉलेज की भी नई बिल्डिंग यहाँ पे बन के तैयार हो जाए। उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना दिवस 9 नवंबर को 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है और इस अवसर को सरकार एक स्वर्णिम पर्व के रूप में मनाने जा रही है। सांस्कृतिक यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में संस्कृति विभाग के सचिव युगल किशोर पंत ने बताया है कि 1 से 9 नवंबर तक पूरे राज्य में हिमालय राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति उत्सव आयोजित किया जाएगा। देहरादून के कैंट स्थित सांस्कृतिक केंद्र में इस द्वारा आपको बता दें कि विधिवत विषयों को लेकर अब कार्यशालाएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कला प्रदर्शनियां होंगी और उत्सव में उत्तराखंड के साथ साथ अन्य हिमालयन राज्यों के कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों से लोक संस्कृति का समृद्ध रंग बिखेरेंगे। एक से 9 नवंबर के बीच में जो हमारी 25वीं वर्षगांठ है, उसके अवसर पर बृहद हिमालयन राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति को मनाने के लिए एक उत्सव मनाया जा रहा है गढ़ी कैंट हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में। इसमें विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं होंगी, टॉक शोज होंगे और विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, और उसमें उत्तराखंड के कलाकार भी हैं और बाहरी राज्यों के कलाकार भी हैं। उनके द्वारा एक बृहद कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी। इस वेबसाइट का क्या, एक वेबसाइट भी जो लॉन्च होगी वो किस लिए होगी, और जो कार्यक्रम जो अपलोड होंगे उसके लिए क्या कुछ तैयार की गई? इसमें ninaaduttarakhand.com नाम से वेबसाइट भी लॉन्च की जा रही है, जिससे लोगों को कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, और spacebox.com पे इस कार्यक्रम को अपलोड किया जा रहा है ताकि जिनको अपनी सीटें आरक्षित करनी है वो अपनी सीटें आरक्षित करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी के बिरोखाल, थलीसैंड और पावू ब्लॉक में लगातार कुछ समय से भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। जंगलों और ग्रामीणों की गौशाला में घुसकर अभी तक 60 से 70 मवेशियों को भालू द्वारा मारे जाने पर भी वन विभाग द्वारा भालू को न मारे जाने पर स्थानीय ग्रामीणों के साथ उत्तराखंड क्रांति दल ने भी नाराजगी जाहिर की है। जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए स्थानीय ग्रामीणों के साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष अर्जुन नेगी ने भी बातचीत की है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले भालू द्वारा पाबू ब्लॉक में एक महिला पर हमला किया गया, जो अभी तक अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने आतंक का प्राय बने भालू को मारे जाने की मांग उठाई। इसके साथ ही उन्होंने पौड़ी जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए हैं। हमने आज डीएम मैडम को ज्ञापन दिया है। हमारा इसमें मुख्य मुद्दा है जो लगातार एक भालू हमारे इधर राठ क्षेत्र में थलीसैंड ब्लॉक, बिरोखाल ब्लॉक और आपका पावो ब्लॉक में सक्रिय हो रखा है। उसने कम से कम 60 के करीब गाय और बैल की हत्या कर दी है। दूसरी बात, अभी उसने पिछले कुछ दिनों पहले एक महिला पे पावो में हमला किया, जिसके सर पे 22 के करीब टांके लगे, वो बहुत सीरियस में है। तो हमारी यही मांग है, ग्रामीणों की लगातार शिकायत आ रही है कि वन विभाग तो कागजों में तो काम कर रहा है पर ज़मीन पे काम नहीं हो पा रहा। अगर वो ज़मीन पे जैसे उसको मारने के आदेश दिए गए थे, अब तक वो मारा जाना चाहिए था। वन विभाग अभी तक उसको मार नहीं पाया। हमने यही अपील की है मैडम से कि जल्द से जल्द उस भालू को, नरभक्षी भालू को मारा जाए, और अगर आप नहीं मारेंगे तो हम पूरे ब्लॉक में और पूरे जिले में उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। उत्तराखंड के विभिन्न जन मुद्दों पे ज्ञापन सौंपा है, लेकिन मेन मुद्दे एक भालू का आतंक, वन विभाग की लापरवाही। ये लापरवाही है वन विभाग की, कागजों में काम कर रही है और कह रही है कि हमको दिख नहीं रहे वो। तो हमने उससे पहले, हमारे भाई लोग बाद में, उससे पहले आपको पता है कि हमने बोला कि ये तो वन विभाग का काम है, वन विभाग जाकर देखे कि वो भालू कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है करके। तो यहाँ पे यदि लापरवाही होगी तो हम उसका उग्र आंदोलन करेंगे। दूसरा, हम स्वास्थ्य विभागों के संदर्भ में आ रखे हैं और मैंने दो मैडम से कहा है कि मैडम इस विषय में मेरे को और किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। ये दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, न केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी। आज ये जो हमारी भालू की समस्या अभी विगत 1 महीने से 1.5 महीने से लगभग चल रही है, तो उसके विषय में आज यहाँ पे हमें ज्ञापन भी यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने सौंपा
और उसमें हम लोगों ने भी आश्वस्त किया कि इसमें वन विभाग अपनी टीम भी बढ़ा दिया, वन विभाग ने अभी रिसेंटली, और वहाँ लगातार गश्त की कार्रवाई की जा रही है। गांव वालों का भी सहयोग उसमें मिल भी रहा है और साथ में शूटिंग की परमिशन भी उनको दे दी गई है। और जैसे ही भालू की साइटिंग होती है तो तत्काल उसकी शूटिंग की भी कार्रवाई की जाएगी। पिंजरे आदि भी लगे हुए हैं, तो सभी कार्रवाई वहाँ पे गतिमान है और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस समस्या से निदान पाया जाए। इसमें जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी उन्होंने अवगत कराया, तो इसमें हम लोगों ने उसके लिए भी, जैसे बीच में वार्ड बॉयज़ की काफ़ी कमी थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जब हम लोगों ने भी चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक ली थी, तो वहाँ पे 11-12 एक्स्ट्रा वार्ड बॉयज़ भी वहाँ पे नियुक्त किए जा चुके हैं। और साथ में लाइट को लेकर समस्या थी, तो वहाँ पे इन्वर्टर्स आदि की भी व्यवस्था की जा चुकी है और आगे के लिए भी सचेत किया गया पूरे अस्पताल प्रशासन को। और यूरोलॉजी का यहाँ पे डॉक्टर्स हैं लेकिन उनके इक्विपमेंट नहीं थे, तो उसके लिए भी हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत की है, तो धीरे धीरे अवश्य यहाँ की व्यवस्थाएं सुधरेंगी। तो देखिए, जो भालू का आतंक है हमारे क्षेत्र में, वो बहुत दहशत से फैल रहा है और इसके लिए हमने एक ज्ञापन दिया है जिला अधिकारी जी को। उन्होंने कहा है कि हम करेंगे, वहाँ पे अपने वन विभाग की टीम को भेजेंगे, और लेकिन हमें नहीं लग रहा कि वो उस पर काम करेंगे। और जिस हिसाब से भालू अटैक हमारे क्षेत्र में कर रहा है, हमारा तो एक रोजी रोटी है, वो हमारे घर का एक सदस्य है। जिस हिसाब से लोग बोल रहे हैं जानवर को देखिए, यह पूरा मामला जो है, हम इस विषय में आ रहे हैं कि वहाँ पे भालू का बहुत ज़्यादा जो है आतंक फैल चुका है, जो कि कागजों में तो काम हो रहा है पर ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है। वो इस प्रकार नहीं हो रहा कि मैम का कहना है कि वो भालू हमें दिख नहीं रहा है, वो दिख नहीं रहा है, वो तो रात को अटैक कर रहा है, ना कि दिन को अटैक कर रहा है। और जो कि मैम ने अभी कहा हमको ऊपर कि भालू दिख नहीं रहा, वो रात को अटैक कर रहा है। तो जो वन विभाग की टीम है उसको दरअसल वो पिछले गए थे, कुछ दिनों पहले गए थे, पर वो ज़्यादा टाइम वहाँ पे रुके नहीं, सीधे आ गए थे, कुछ ही समय वहाँ पे रुके, तो उतना खास रिस्पॉन्स हमें अभी तक मिला नहीं। जबकि हम बहुत से कई बार हम आवाज़ उठा चुके हैं और उस आवाज़ उठाने का हमें रिस्पॉन्स कुछ खास मिल नहीं रहा है। तो हम इसके अगर हमारे अभी भी आवाज़, हमारी बात अगर दबाई जाएगी तो हम एक बहुत बड़ा जो है जन आंदोलन छिड़ सकते हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड क्रांति दल से यूकेडी, हमारी जितने भी हम सम्मिलित लोग हैं, हम एक जन आंदोलन छेड़ेंगे और हमारे उत्तराखंड के लिए होगी और हमारे क्षेत्र के भलाई के लिए होगी और हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठाने का हम काम करेंगे। बिल्कुल हम उस पर वही चीज़ हम कर रहे हैं, जो कि हमें कुछ खास रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस और राज्य जयंती महोत्सव के अवसर पर इस बार महिलाओं को केंद्र में रखते हुए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में उत्तराखंड की स्थापना के बाद महिलाओं की उपलब्धि, उनके सामने मौजूद चुनौतियों और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका पर चर्चा की जाएगी। ये विशेष कार्यक्रम 8 नवंबर को हल्द्वानी के बता दें कि गोलापार स्टेडियम में होगा, जो कि 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। और पहले हिस्से में टॉक शो होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, विजन ऑफ फ्यूचर विषय पर विचार विमर्श होगा, जबकि दूसरे हिस्से में झोड़ा और साथ ही साथ चांचरी, सांस्कृतिक नृत्य और लोक गायन जैसी प्रस्तुतियां होंगी। प्रदेश भर से हजारों महिलाएं पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित होकर इस आयोजन में शामिल होंगी, जो कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और नारी शक्ति दोनों का संगम पेश करेगा। देखिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्य कर रही है, उसी को देखते हुए रजत जयंती वर्ष में भी महिलाओं को एक खासा स्थान देने का कार्य किया जा रहा है। इस रजत जयंती वर्ष में हमारी राष्ट्रपति जी की जहां तक संभावना है वो रहेंगी दौरे पर, और गोलापार में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें महिलाओं पर एक विशेष फोकस दिया जाएगा। पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद महिलाओं में क्या विकास देखने को मिला है, महिला सशक्तिकरण में क्या विकास देखने को मिला है, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, फोकस दिया जाएगा। और इस रजत जयंती वर्ष में महिलाओं को किस प्रकार और विकसित बनने की दिशा में, विकसित भारत बनने की दिशा में किस प्रकार और योगदान किया जा सकता है, इस पर फिर से विचार किया जाएगा। पुनः विचार करके एक विकसित भारत बनाने की दिशा में महिलाओं का कैसे योगदान और हो सकता है, उस पर पूरी तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
मुख्यालय पौड़ी में जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय में बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुकी है। मुख्य चुनाव अधिकारी दिनेश चंद्र गैरोला और सहायक चुनाव अधिकारी गब्बर सिंह रावत और देवकी नंदन शाह ने बताया है कि चुनाव प्रक्रिया में कुल 76 सदस्यों ने मतदान किया है। अध्यक्ष पद पर जिसमें से अनुसुया प्रसाद उनियाल को 24 और राजेंद्र सिंह नेगी को 42 और टीका प्रसाद उपाध्याय को 10 मत मिले हैं। चुनाव परिणाम में राजेंद्र सिंह नेगी को 18 वोटों से जीत मिली है, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर लक्ष्मी रावत और कुसुम नेगी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, जिसमें कुसुम नेगी को 37 और लक्ष्मी रावत को 48 वोट मिले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि एक मतपत्र अवैध पाया गया है, जिसके चलते लक्ष्मी रावत को 1 वोट से जीत मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि सचिव पद पर गजेंद्र सिंह रावत, सह सचिव पद पर स्वप्निन रतूड़ी और कोषाध्यक्ष पद पर अभिषेक सचवान और पुस्तकालय अध्यक्ष में विमल अर्थवाल और साथ ही साथ निर्विरोध चयन होने पर सभी विजय प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। निर्वाचित बता दें कि अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी ने इस दौरान बार एसोसिएशन के हितों में सभी को साथ लेकर कार्य करने की बात कही है। ये हमारी जो जिला अधिवक्ता संघ पौड़ी है, बहुत पुरानी बार है। ये यूपी के टाइम से यूपी में केवल 2 बार हैं जो है सुप्रीम कोर्ट से एफिलिएटेड थी, एक मेरठ बार और ये पौड़ी जिला अधिवक्ता संघ की पौड़ी। यहाँ से काफी बस यही जो आज हमारा चुनाव हुआ उसमें टोटल जो है 76 सदस्य गणों ने मतदान किया। अध्यक्ष पद के लिए अनुसुया प्रसाद उनियाल को 24 मत प्राप्त हुए, राजेंद्र सिंह नेगी को 42 मत प्राप्त हुए, टीका प्रसाद उपाध्याय को 10 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार से राजेंद्र सिंह नेगी जो है 18 वोटों से विजयी घोषित किए गए। अध्यक्ष पद के लिए विजयी घोषित किए। उपाध्यक्ष पद के लिए जो है कुसुम नेगी को 37 वोट मिले और श्रीमती लक्ष्मी रावत को 38 वोट और एक मतपत्र जो है अवैध पाया गया। इस प्रकार से श्रीमती लक्ष्मी रावत को 1 वोट से विजयी घोषित किया गया। शेष जो अन्य पदों के लिए थे वो निर्विरोध घोषित हुए हैं। सभी लोगों को आज प्रमाण पत्र निर्गत कर दिए गए। कि जो अभी पहाड़ों की स्थिति है प्लान होने के कारण जो विधि व्यवसाय में नए लड़के आ रहे हैं उनके पास ये लगा हो कि बड़ी मुश्किल से वो अपना गुजारा कर रहे हैं। और हमारा ये प्रयास रहेगा बार काउंसिल सरकार से कि नए लड़कों को कम से कम 3 साल तक विधि व्यवसाय करने वालों को स्टाइपेंड दिया जाए, जिससे कि अपने विधि व्यवसाय को सही स्वरूप से कर सके। और जो भी बाकी बार की व्यक्तिगत या सामूहिक समस्याएं होंगी उसके लिए बार काउंसिल या उत्तराखंड या उत्तराखंड सरकार से उसकी मांग की जाएगी, जिससे कि बार के हित प्रभावित न हो। ये व्यवस्था तो एक्ट में दी गई है, रेवेन्यू एक्ट में, लेकिन यहाँ पे प्रशासन के द्वारा रेवेन्यू न्यायालयों में कहीं भी अधिवक्ताओं को बैठने के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है और ना कोर्ट के अंदर अधिवक्ताओं को बैठने की उचित व्यवस्था है। इस संबंध में जिलाधिकारी आयुक्त महोदय से बात की जाएगी। निर्विरोध सचिव मेरे सारे अधिवक्ता मित्र और मेरे गुरुजन सबके सहयोग से मुझे निर्विरोध सचिव बनाया गया है और बार के हित में जो भी काम होगा मैं पूरी लगन और ईमानदारी से बार के हित में सारे काम करूँगा। है यहाँ पे हमारे 100 एडवोकेट लोग हैं, हम सभी मित्रता हैं, सभी जो हैं उसमें 3 कैंडिडेट थे अध्यक्ष में, तो जो हमारे राजेंद्र सिंह नेगी जी जो है हमारे अध्यक्ष बने हैं। सब मिल करके काम करेंगे, अभी मिल करके जो भी हमारे कार्यदस्य हैं सब मिल करके काम करेंगे। हमारे नेगी जी जो है पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं और बहुत सीनियर हैं और उनके साथ काम करने का अवसर मिला है और वो तो पहले हमारे बहुत सीनियर एडवोकेट हैं अध्यक्ष जी हमारे। चैम्बर के लिए बात करेंगे सरकार से और हम शासन में भी जाएंगे कि हमें चैम्बर की व्यवस्था होनी चाहिए बैठने के लिए और हम सब मिल करके काम करेंगे। वकीलों के हितों में जो भी समस्याएं होगी सबको कार्य करेंगे। गजेंद्र रावत हूँ मैं और सचिव के लिए मैं निर्विरोध। ज्योतिर्मठ में भी सर्दी के मौसम और ठंड के बीच लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जहां गांधी मैदान में बनी अस्थायी पोखर में उतरकर व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा संपन्न हुई, तो वहीं भगवान भास्कर देव से व्रतियों द्वारा खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने व्रत खोला।
उत्तराखंड में यमुना नदी पर बन रहा लखवाड़ बांध परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है और यह परियोजना 204 मीटर ऊंचा बांध बनाकर सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और 300 मेगावाट बिजली उत्पादन जैसे लक्ष्यों को पूरा करेगा, जिससे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को लाभ पहुंचेगा। लेकिन स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य को रोक दिया है। रिपोर्ट देखिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। देहरादून विकास नगर में लखवाड़ बांध परियोजना स्थल पर बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रोक दिया है। प्रभावित किसानों और युवाओं का आरोप है कि 3 वर्षों से परियोजना का निर्माण जारी है, लेकिन अब तक उन्हें उनकी परिसंपत्तियों जैसे घराट, छानियों, फलदार पेड़ों और खेतों का उचित मुआवजा नहीं मिला है। एक सप्ताह पहले शासन और प्रशासन को लिखित रूप में दिया था कि लखवाड़ बांध प्रभावित काश्तकारों की समस्याओं का समाधान किया जाए। इससे पूर्व में हमारी जिलाधिकारी महोदय टिहरी के साथ भी बैठक हुई थी। हमने उस दिन 15 सूत्रीय मांगों को रखा था, जिसमें कि उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई है। इसके परिप्रेक्ष्य में फिर दोबारा हमारी बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया गया कि हम धरना स्थल पर सांकेतिक धरना देंगे, जो कि हमने कल 24 तारीख से शुरू कर दिया था। आज द्वितीय दिवस था और हम सब लोगों ने एक मांग रखी थी कि एक सक्षम अधिकारी अगर हमारी बात सुनने के लिए हमारे बीच में पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पे कोई समाधान निकलेगा। स्थानीय बेरोजगार युवाओं को परियोजना में रोजगार देने की मांग भी लगातार अनसुनी की जा रही है। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने शासन, प्रशासन और परियोजना संचालित करने वाली यूजेवीएनएल कंपनी के अधिकारियों से जल्द समाधान की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। लेकिन आज भी खाली उप जिलाधिकारी महोदय धनोल्टी और नैनबाग हमारे बीच में आई, जिनके समक्ष हमने 22 सूत्री मांग रखी, जिसमें कि वो खाली आश्वासन दे रहे थे कि ये मेरे समक्ष या मेरे अधिकार क्षेत्र में ये इसका निस्तारण नहीं है। तो समिति ने ये कहा है कि जो सक्षम अधिकारी है, जब तक वो हमारे बीच में वार्ता करने के लिए हमारे जो धरना प्रदर्शन है, हमारे जो समिति के पदाधिकारी है, उनके समक्ष नहीं बैठते, तब तक हम इस कार्यस्थल में जो निर्माण कार्य में कार्य चल रहा है उसको आज हमने बंद करा दिया गया। धरना स्थल पर पहुंचे धनौल्टी और नैनबाग के उप जिलाधिकारी मंजू राजपूत और यूजेवीएनएल के डीजीएम शिवदास ने ग्रामीणों से वार्ता की, लेकिन प्रभावितों ने कहा कि जब तक किसी भी सक्षम अधिकारी की तरफ से स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया जाता, वो निर्माण कार्य नहीं चलने देंगे। इसके बाद निर्माणादायी कंपनी एल&टी और यूजेवीएनएल को बाद निर्माण कार्य रोकना पड़ा। आगे जो है इसमें क्या संभावना है? आगे देखो, आश्वासन उन्होंने दिया है कि मंगलवार तक माननीय जिला अधिकारी से वार्ता करके और जो सक्षम अधिकारी है एमडी यूजेवीएनएल और परियोजना निदेशक जो एल&टी के हैं, वो हमारे बीच में आएंगे, हमसे वार्ता करेंगे। और हमने भी ये कहा है कि जब तक वो सक्षम अधिकारी हमारे इस धरना स्थल पे हमसे वार्ता करने नहीं आती, हमारी मांगों को नहीं सुनती है, तब तक हम इस कार्य को बंद रखेंगे। लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना उत्तराखंड की बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। इसमें लगभग 300 मेगावाट बिजली उत्पादन और करीब 40,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कई राज्यों को फायदा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।